ये हम लोग देखते चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज कि कंपनी कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। उसमें से पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं बैलेंस शीट। चार चीज़ बेसिकली बनता है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें से बैलेंस शीट हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ये जान लेते हैं क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है ये, क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that reports a company's revenue and expenses for a given period of time। देखिए क्या क्या बातें कही गई हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है वो हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग कंपनी के रेवेन्यू कहने का यहाँ मतलब है एक तरह से इनकम, जो कंपनी का इनकम है और कंपनी का जो एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड कर सके फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम लोग को पता चल सके कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। इसीलिए हम लोग एक इसको और क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इनकम स्टेटमेंट। याद रखिएगा जब भी हमसे पढ़ रहे हो आप लोग, सिर्फ अगर वीडियो देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बुक कॉपी लेके बैठेंगे, उसको लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लिखते चलिए, है ना। तो चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। दिस रिकॉर्ड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज एबिलिटी और इनएबिलिटी। ये कंपनी का हमको या तो क्षमता बताएगा या तो फिर क्यों वो नहीं कर पा रहा, इनएबिलिटी, कि वो सक्षम क्यों नहीं है टू जनरेट प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रिड्यूसिंग कॉस्ट और बोथ। तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगा, जब हम लोग अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, एक्सपेंसेस को घटाएंगे, या तो फिर दोनों काम करेंगे। रेवेन्यू को भी बढ़ाएंगे, साथ में प्रॉफिट को भी अपना बढ़ाना है, इनकम का सोर्स को भी बढ़ाना है और कॉस्ट को घटाना है। इस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये देखते हैं फॉर्मेट क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो देखिए फॉर्मेट में क्या है, ऊपर आपको हेडिंग देना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए एक एक करके साथ में बनाएंगे हम लोग, आप लोग भी नोट करते चलिए। सबसे पहला जो आइटम होता है वो होता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या, जिसको हम लोग पहले नेट सेल्स बोलते थे ना। पहले हम लोग जब कैलकुलेशन करते थे तो हम लोग बोलते थे उसको नेट सेल्स, उसी का नाम यहाँ पे हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेनली हमारा जो बिजनेस है उसका पैसे कहाँ से आएंगे, उसके ऑपरेशंस से। तो हमारा बिजनेस है तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, इनकम कहाँ से आएगा, तो गुड्स को सोल्ड करने पे। तो बेसिकली ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो अल्टीमेटली है कि हमारा नेट सेल्स ही है। नेक्स्ट है कुछ हमारे अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं इनकम। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह का कहीं शेयर खरीदे हैं, डिबेंचर खरीदे हैं, तो उस तरह का और भी इनकम्स हो सकता है हमारा। इस तरह से जितने भी अदर इनकम होंगे, तो ये हो गया एक तरह से हमारा ऑपरेटिंग इनकम। और ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारा बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। और ये नॉन ऑपरेटिंग मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिए तो उससे भी इनकम आ गया, वो सारा चीज़ें हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें, टोटल रेवेन्यू। सपोज इसको हमने दे दिया नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। अब हमारा सिर्फ इनकम तो होगा नहीं, हम लोग को तो एक्सपेंस भी करना पड़ता है बिजनेस में। तो अब एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, एक्सपेंस क्या क्या होंगे। एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं हमारे, तो एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन भी देखना पड़ेगा हमारा कि खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस चीज़ में कितना खर्चा हो रहा है। तो पहला है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा और उसमें से आपको देखना हो कितना मटेरियल का खपत हो गया है। सपोज़ कुछ मटेरियल आपके पास पहले से था तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर आपने कुछ परचेस भी किया होगा, प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेज ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप इतना कुछ ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि कितना रॉ मटेरियल का आपने कंजम्पशन कर लिया प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट होता है कुछ चीज़ें हम लोग खुद से प्रोडक्शन नहीं करते हैं, खरीदते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हम लोग खरीदे ही किस लिए हैं, बेचने के लिए। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, खरीदने में पैसा गया हमारा, और जब बेचेंगे तो पैसे हमारे पास आ जाएंगे, तो परचेज को हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे। नेक्स्ट है
चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज होता क्या है? तो बेसिकली स्टॉक। तो आप तो बोलेंगे सर स्टॉक तो ऊपर भी है, तो स्टॉक इन ट्रेड है वो। और भी स्टॉक होता है जैसे कि फिनिश्ड गुड्स का हो गया, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड जो हम लोग उसका सिर्फ परचेज लिखे हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? चेंज इन स्टॉक, मतलब उसमें क्या चेंज आया है। तो चेंज बेसिकली निकालते कैसे हम, यहाँ पर अपना हिंट के लिए समझने के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक ले लीजिएगा, जितना भी स्टॉक का बात हो रहा है, जैसे फिनिश गुड्स का बात हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। WIP का बात होगा तो चेंज इन WIP कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। स्टॉक इन ट्रेड का चेंज कैसे निकालेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस ओपनिंग। तो बस आपको वही करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे, आपको मिल जाएगा चेंज, ठीक है, चेंज, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलिए ठीक है, यहाँ तक का इसका भी आप आइटम जो होगा करंट ईयर का अमाउंट को करंट ईयर के कॉलम में और प्रीवियस ईयर का कॉलम में प्रीवियस ईयर का अमाउंट को लिख देंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस कैसे कैसे होता है? तो एम्प्लॉय को क्या क्या हम लोग देते हैं? तो बेसिकली इसमें जो आइटम्स आते हैं वो होते हैं सैलरी, उनको बोनस देते हैं, इंसेंटिव, मतलब जो भी वेजेस सैलरी से रिलेटेड हो गया ना, जो अपने वर्कर को अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट होता क्या है? तो सपोज़ कि आपने लोन वगैरह लिया है, तो लोन लेंगे आप तो उस पर आपको इंटरेस्ट वगैरह चुकाना पड़ेगा, तो वही सब हो गया हमारा फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट होता है डेप्रिशिएशन। ये सारा फॉर्मेट आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो क्या फ़ायदा है वीडियो देखने का? तो वीडियो देखने का फ़ायदा यही है कि आप साथ साथ में समझ के चलिए, नोट करते चलिए और याद करते चलिए, क्योंकि बाद में समय आपके पास कम होगा, एग्जाम आने वाले रहेगा। तो डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो डेप्रिशिएशन किस पे होता है? फिक्स एसेट्स पे, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं। टेंजिबल क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं। जबकि अमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट्स पे, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं। होता बेसिकली दोनों सेम चीज़ ही है, लेकिन टेंजिबल के लिए डेप्रिशिएशन वर्ड है और इनटेंजिबल एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन। तो उनका जो भी वैल्यू में कमी आ रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है आपको। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस जो भी होगा, अदर का मतलब आपको यहाँ याद रखना है मिसलेनियस या फिर एक्सेट्रा, इन सबको आप ले लेंगे। तो यहाँ तक लेने के बाद जो आएगा वो आपका कहलाएगा क्या? टोटल एक्सपेंस, ठीक है, टोटल एक्सपेंस, ठीक है। हो सकता है वीडियो में पहले नहीं दिख रहा हो, फिर से बता दे रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जो आप लोन वगैरह लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। डेप्रिशिएशन का मतलब है जो कमी आया है वैल्यू में, फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आया है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी आता है, उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट्स में, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क। अदर एक्सपेंसेस को समझ लीजिए एक्सेट्रा, और उसके बाद टोटल निकाल लेंगे आप ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल, तो वो कहलाएगा टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस। सपोज आपने इसको नंबर दे दिया नंबर 5, ठीक है। अब आपके पास ऊपर में टोटल रेवेन्यू भी आ चुका था, ऊपर टोटल रेवेन्यू आ चुका था ना, नंबर 3 दिया था हमने, और नंबर 5 में हमारे पास टोटल एक्सपेंस भी आ गया है। अगर हम लोग निकालते हैं नंबर 6, मतलब प्रॉफिट जानना चाहते हैं, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? तो ये जो टोटल रेवेन्यू आया था ऊपर में हम लोग का, उस टोटल रेवेन्यू में से हम लोग टोटल एक्सपेंस को घटा देंगे। अगर हमारा फॉर्मेट के हिसाब चले तो मतलब 3rd माइनस 5th करेंगे। 3rd माइनस 5th ये सब सिर्फ समझने के लिए है, आपको हो सकता है बुक में या फिर किसी और के नोट्स में अलग अलग मिल सकता है। तो आपको बेसिकली याद रखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को घटा देना होता है, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया आपको। नेक्स्ट हम लोग को तो फिर टैक्स भी देना पड़ता है ना, ये तो बिफोर टैक्स था ना, हम लोग को तो टैक्स भी देना पड़ेगा, तो हम लोग टैक्स माइनस कर देंगे यहाँ पे इनकम टैक्स। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी रहेगी तो उसमें यहाँ पे आ जाएगा नाम में कॉरपोरेट इनकम टैक्स। तो टैक्स को घटाना पड़ता है हम लोग को, टैक्स को घटा देंगे तो हम लोग को बेसिकली जो आएगा वो मिल जाएगा फाइनल आंसर, और वो कहलाएगा क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर लॉस आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो जो भी आएगा, तो यही था बेसिकली फॉर्मेट, आप लोग इसको साथ में नोट कर लिए होंगे। चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग और भी आगे,
आगे के फॉर्मेट्स वगैरह को अभी तक के लिए इतना ही रह देते हैं। थैंक यू।